फेफड़े में पानी जमा हो जाना, पेट में पानी जमा हो जाना, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम कि जिस्म के किसी भी हिस्से से कहीं से भी खून का बहना शुरू हो जाना। 35 साल का नौजवान, ना सिर्फ ये कि उसकी रगों में खून जम गया बल्कि रगें फट भी गई दिमाग। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में, ख़ासतौर पर गैर सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी में दाखिल होने के लिए 24-24 घंटे की वेटिंग चल रही है। बारिशों के बाद जगह जगह जमा होने वाले पानी में मच्छरों की अफजाइश हो चुकी, जिसका नतीजा डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की सूरत में हमारे सामने है। एक गलत फहमी जो आम लोगों में पाई जाती है, डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों में पपीते के पत्तों का जूस मुफीद साबित होता है। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए माहिरीन से जानते हैं। देखिए, 2008 में जब पहली बार डेंगू आया और हम में से किसी को भी नहीं पता था कि ये डेंगू है, और हमने बिस्मिल्लाह तकी ब्लड डिजीज़ सेंटर में हम काम करते थे, तो बड़ी तादाद में हमें पेशेंट्स के मैरोज़ भी किए और सब हमने मरीज़ों को पढ़ाया कि भाई ज़्यादा, डॉक्टर्स को पढ़ाया कि भाई ज़्यादा प्लेटलेट लगाने में जल्दी मत करिए और बोन मैरोज़ मत करिए, ये डेंगू इन्फेक्शन है और इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। मगर 2008 से लेके और अब 2022 14 साल में हमने आज तक पपीते के पत्ते का कोई फ़ायदा नहीं देखा। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें पहले दिन बुखार आया है तो 5वें दिन बुखार नीचे आता है, फिर 5वें दिन प्लेटलेट नीचे आना शुरू होते हैं और 7वें 8वें दिन प्लेटलेट ऊपर जाते हैं। अब आपने पपीते का पत्ता 5वें 4थे दिन लेना शुरू किया जब प्लेटलेट नीचे आए, और 6ठे 7वें दिन उनको जाना ही है ऊपर, तो वो सारा क्रेडिट पपीते के पत्ते को चला जाता है। और हमारे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि कराची और सिंध में ना सिर्फ ये कि पपीते चले गए बल्कि पत्ते भी चले गए पंजाब, और कराची में ना तो पपीते रहे ना पत्ते रहे। तो ये बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल हो गई है। इससे डायरिया तो हो सकता है, इससे मामला बिगड़ तो मजीद सकते हैं मगर दुरुस्त नहीं हो सकते पपीते के पत्ते से। बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ एज अ मेडिकल। कोई रिसर्च भी है गालबन इस पर पेपर्स रिसर्च आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, मगर ये कि हमने कभी भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं देखा। बल्कि जो दूसरा आपका सेगमेंट था सवाल का कि जी जूसेस, तो नॉर्मल तरीके से लें, पानी, जूस, लिक्विड, आप 2 लीटर 2.5 लीटर लें, ज़्यादा मतलब 2.5 लीटर तक लें, 2 लीटर तक लें, 1.5 लीटर लें। मगर कोई भी खट्टी और ठंडी चीज़ या नींबू या सेब का जूस इतना ज़्यादा दे देना कि फिर हमारे लिए फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये डेंगू से खांसी और सांस ख़राब हो रही है या जो इसने नींबू डाल के पपीते के पत्ते और नींबू डाल के सेब का जूस पिया है उसने इसको चेस्ट इन्फेक्शन कर दिया है। और एक सिग्निफिकेंट नंबर है पेशेंट्स की जो आईसीयू में लैंड करती है। ताकि भाई ऐसे में एक आम पेशेंट, एक आम घर में जिसको, उसको क्या एहतियात करनी चाहिए, कौन सी मेडिकेशन, अगर वो फ़र्ज़ करें डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहा तो सेल्फ मेडिकेशन में उसको क्या करना चाहिए, और इसमें डेंगू में ख़ुद को जो है रिकवरी के लिए उसको क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, इस सवाल को मैं रिफ्रेश करूंगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर के पास नहीं जा रहा तो ये कर ले। मैं यूँ कहूँगा कि डॉक्टर के पास तो जा ही रहा है, डॉक्टर की निगरानी में भी है, और डॉक्टर ने कहा है घर पे रह के अपने पानी का इस्तेमाल अच्छा रखो, लिक्विड का इस्तेमाल। लिक्विड का मतलब होता है एनी लिक्विड, लाइक चाय, कॉफ़ी, पानी, जूस, तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कोई चीज़ एक्सेस ना करे। एक प्याली चाय पी ली, फिर लेट से कि सूप पी लिया, फिर यखनी पी ली, फिर जूस पी लिया, मोशन भी होते हैं, डायरिया भी होता है, उससे भी बचना है। तो बड़ी हल्की ग़िज़ा, खिचड़ी, साबूदाना, तहरी, इस तरह की अच्छी मज़े की चीज़ें, ये भी ना हो क्योंकि जिगर के ऊपर सोजिश आ जाती है जिसकी वजह से उल्टियाँ आने लगती हैं और मैदे पे ख़राश आ जाती है, उससे भी आपको बचाना है। तो उस लेवल पे जाके 4-5वें दिन अगर ये कैफियत हो तो आपको ड्रिप भी लगा लेनी चाहिए। तो आपको दूसरा हिस्सा था सवाल का कि जी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो दवाइयाँ आम तौर पे इस्तेमाल होती हैं, हाँ वो बता देता हूँ, न्यूरोल टाइप की दवाइयाँ, मतलब पैरासीटामोल टाइप की दवाइयाँ, और मैदे की सोजिश को कम करने वाली दवाइयाँ, जिस्म के दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट लिक्विड का मुनासिब 1.5 से 2 लीटर का इस्तेमाल। और लिक्विड में हर चीज़ शामिल होती है, किसी चीज़ को एक्सेस ना करें। ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो पेट ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो सीना ख़राब हो जाएगा। हर चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल लेके चलें। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जी जो प्लेटलेट्स है, जो मेगा हम लगाते हैं, उसके नतीजे प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्या ऐसा है कि उसके लगने की वजह से बढ़ते हैं? मैंने सुना कि वो यूरिन में पास आउट हो जाते हैं। या तो कितने भी प्लेटलेट काउंट हैं, अगर कहीं से ब्लीड कर रहा है, नाक, मुंह, पेशाब, पैखाना, दांत से खून आ रहा है या धब्बे आ रहे हैं तो प्लेटलेट लगानी चाहिए। भले 40-50 हज़ार पे प्लेटलेट काउंट है तो लगा देने चाहिए। और अगर प्लेटलेट कहीं से खून नहीं आ रहा, कोई धब्बे नहीं आ रहे और प्लेटलेट काउंट 20,000 से ऊपर तक इंतज़ार करना चाहिए, प्लेटलेट नहीं लगाना चाहिए। 20 से कम हो और कोई भी इशारा हल्का से मौजूद हो तो प्लेटलेट लगा देना चाहिए। कितने केसेस आपके पास आ रहे होंगे डेंगू के? गवर्नमेंट ये कह रही है उनके पास तो अब तक के जो इस महीने के केसेस हैं वो 800 से ज़्यादा हैं, जबकि पिछले 2 महीनों के केसेस जो मिलाकर थे वो कोई
600 के करीब थे। ज़ाहिर है वो अंडर रिपोर्टिंग मैं इसको समझता हूँ। तो आपके पास कितने केसेस आ रहे हैं? क्या ये आप समझते हैं कि ये अंडर रिपोर्टिंग है या दुरुस्त है? नहीं, अभी एकदम से बढ़े हैं, एकदम से जो अगस्त है इसमें 15-20 दिन में अब आपके पास जो डाटा आएगा गवर्नमेंट का, जिसका भी अगर सही डाटा आता है तो हज़ारों में आ गए हैं केस, जबकि एक छोटा इदारा जो है हमारा उसमें ही ये समझ लें कि रोज़ाना के 10 केस 12 केस आ रहे हैं। अगर एक क्लिनिक में, एक अस्पताल में एक जगह 10-12 केस आ रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाकी शहर और सूबे में क्या मामला होंगे। जबकि सड़कें टूटने, बारिश और दीगर मसाइल की वजह से मच्छरों की अफजाइश और उसकी चीज़ें मुंतकली जरासीम कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझते हैं, शायद कि हम दुरुस्त हों, कि सिंध पॉइनियर रहा है अच्छी स्टैटिस्टिक्स बनाने में, अच्छा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा सॉफ्टवेयर इम्प्लांट करके और उसके हिसाब से एग्जैक्ट सिचुएशन बताने में 2 बार 2008 के बाद से 2011, 12, 14, 15 में जब डेंगू आया तो हमारे पास डेली गवर्नमेंट से कॉल आती थी और डेली हमारा डाटा जाता था। और इसी तरह आपने कोविड में देख लिया कि जी इवन गुलशन इकबाल की सड़कें और नाज़िमाबाद की सड़कें ब्लॉक करके कोविड को कंट्रोल करना। सो इस बार भी इनको इसमें किसी किस्म की कमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स पता चलेंगी, एग्जैक्ट मसले का ग्रेविटी पता चलेगी, उसके अफराद का पता लगेगा। तो आपको प्लेटलेट्स का भी इंतज़ाम करना है, प्लेटलेट के बैग्स का भी इंतज़ाम करना है और एज ए नेशन आपको इतने बेड्स का भी इंतज़ाम करना है। आपको अंदाज़ा है इस बात का हमें साहब कि इस वक्त सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में, ख़ास तौर पर गैर सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी में दाखिल होने के लिए 24-24 घंटे की वेटिंग चल रही है। एमरजेंसी के बाहर 12-12, 14-14, 20-20 घंटे लोग बैठे हैं जिनको एमरजेंसी का बेड नहीं मिलता। अच्छा साकिब भाई, जिस तरह आपका तो देखें हॉस्पिटल एक बड़े हॉस्पिटल में शुमार होता है, मैं अगर हम बात करें प्राइवेट क्लिनिक्स की, जो गली मोहल्ले में क्लिनिक्स होते हैं, ज़रा एक डेंगू का पेशेंट, जो गरीब पेशेंट है, वो उस वक्त तक हॉस्पिटल नहीं जाता जब तक तबीयत बिगड़ ना जाए, अगर उसको ये हम कह लें सिम्टम्स ना आना शुरू हो जाएं, वरना वो खुद ही जो है घर पे टोटके कर रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो छोटे क्लिनिक्स पे भी डेटा जा रहा होगा, वो तो कहीं शुमार ही नहीं होता। तो इस तनाजुर में अगर देखें तो क्या डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है? बहुत बड़ी तादाद में फैला हुआ है। हमारे पास ये तो 10-15 केसेस वो बताए कि जो कि सिक होकर एडमिशन के लिए या रेफर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। बेशुमार रोज़ाना के व्हाट्सएप और कॉल्स के ऊपर डेंगू पॉजिटिव पेशेंट घरों में बैठे हुए हैं। डेली के उन्होंने लेबॉर्ट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट कर लिया, रोज़ाना के CBC कर दिया करें और वो घरों पे मैनेज हो रहे हैं। जितनी तादाद में मरीज़ डॉक्टरों तक पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो GP की क्लिनिक हो चाहे हॉस्पिटल्स हों, उससे ज़्यादा तादाद में घरों में बैठ के सेल्फ मेडिकेशन के ज़रिए अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल कमर टूटी हुई है महंगाई के बाद लोगों की, तो वो अस्पताल और कहीं जाने की उनके अंदर सकत ही नहीं, उनकी जेब में रुपया पैसा ही नहीं है कि वो अस्पतालों तक जाए। सो डेंगू को हल्का नहीं लेना चाहिए। डेंगू की पेचीदगियाँ, फेफड़े में पानी जमा हो जाना, पेट में पानी जमा हो जाना, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम कि जिस्म के किसी भी हिस्से से कहीं से भी खून का बहना शुरू हो जाना। हमारे गली महल्ले के डॉक्टर्स के पास भी अगर आप टाइम से सुबह और शाम जा रहे हैं, अपना ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, अपने प्लेटलेट्स को मॉनिटर कर रहे हैं और जो अलामात हैं यानी खांसी का आना, सांस का फूलना, सर में चक्कर का आना, सर में दर्द होना। हाल ही में एक 35 साल का नौजवान, ना सिर्फ ये कि उसकी रगों में खून जम गया बल्कि रगें फट भी गई दिमाग की। क्यों? क्योंकि 5 दिन तक वो उल्टी और बुखार के साथ घर पे लेटा रहा और वो अस्पताल और डॉक्टर के पास ड्रिप नहीं लगाई जाती उसको। तो डेंगू के चौथे 5वें दिन बुखार के जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, खाना पीना नहीं खा पा रहे हो, तो खुदा के लिए प्लीज़ ड्रिप लगाने का कंसिडर करिए और एडमिशन का कंसिडर करिए। अच्छा, या फिर घर पे ड्रिप लगाइए। हमारा एक आम फर्द को अगर बुखार होता है तो देखिए इब्तदाई तौर पर तो घर पर ही रहते हैं, तो कितने दिन बाद उसको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए ताकि वो ये जान सके कि उसको डेंगू है, मलेरिया है या कोई और चीज़ है? बुखार को अगर 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है तेज़ बुखार का, तो लाजमी है उसको, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, डेंगू, मलेरिया और एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। तो आप इन तीनों में फ़र्क नहीं कर सकते। और चौथा CBC, आम बुखार देख के। तो CBC में हम देखते हैं प्लेटलेट कम है, ज़्यादा है, वाइट सेल कम है, ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो डेंगू की तरफ जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो मलेरिया की तरफ जाता है, वाइट सेल कम हो रहे हैं, प्लेटलेट कितने कम हो रहे हैं। तो ब्लड टेस्ट कराने में सुस्ती ना करें। आप दाखिल ना हों भले, मगर प्लीज़ ब्लड टेस्ट करा के अपने जनरल प्रैक्टिशनर, महल्ले के डॉक्टर के पास ज़रूर रुजू करते रहें। और एक बार रुजू करना नाकाफ़ी है। आप कहें हमने कल तो दिखाया डॉक्टर को, भाई डेली दिखाइए। ज़ाहिर अब ये सीज़न तो हमारा शुरू हो गए, तकरीबन नवंबर तक तो अब ये कैसे बाद का दिसंबर और जनवरी में भी आना शुरू है, लेकिन पीक रहेगा ये हमारे पास। जिसको नहीं हुआ उसको ज़रा अब क्या बचने के लिए क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए?
ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। Yes. और ये आज हम और आप शायद अपने आवाम तक, अपने एक आम सादा आदमी तक, अपने बच्चों की माँओं तक, अपने भाई बहनों तक 100वीं बार ये बात पहुंचा रहे हैं कि जिस्म को कवर करो, मच्छरों से बचो। घर में, महल्ले में, इलाके में मच्छर को कम करने के जो ज़राए और तरीक़े हैं उनको अपनाया जाए। अगर आपको जो पुराने ज़माने में वो जालियाँ होती थी वो भी बिस्तरों पे लगानी है तो लगाएं, आपको अगर जिस्म पे कोई क्रीम भी लगानी है तो लगाएं। बच्चों को पूरे कपड़े कवर करिए। और मैं अपने नौजवानों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे पास दाखिल होने वाले 80% पेशेंट्स की उम्रें 15 साल से लेकर 30 साल तक की होती हैं, क्योंकि यंगस्टर्स बैठ के चाय और पराठे और खाने और रातों को होटलिंग और नाइट लाइफ कर रहे होते हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा 2-3 महीने के लिए आप ख्याल करिए, क्योंकि जुल्म ये है कि ये ना सिर्फ एक ख़तरनाक बीमारी है, ये फाइनेंशियली भी आपकी कमर तोड़ देती है। ये प्लेटलेट लगाना, ये दाखिल होना, ये दवाइयाँ देना, लाख 1.5 लाख का नुस्खा एक आम स्टैंडर्ड पेशेंट का पड़ जाता है। और अगर पेचीदगियाँ हो जाए तो बात लाखों में चली जाती है। तो खुदारा अपने माँ बाप के ऊपर, अपनी ज़ात पे रहम करिए। हम कितना ही कह लें कि जी मॉडर्न ज़माना है, थेरेपीज़ हैं, मगर वायरस का कुछ नहीं पता कि कब वायरस इतना बढ़ जाए कि जानलेवा साबित हो। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच।